नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, क्योंकि हम आपके स्वागत के साथ ही अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि मैं आज आपके साथ हूं पूजा, और आज भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दूंगी जिससे जानकर आप भी अपनी खेती बाड़ी को और भी आसान बना सकते हैं। लेकिन इन जानकारियों को देने से पहले हम आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सपा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों के लिए है दुधारू मवेशी पालन सहित वर्मी कंपोस्ट निर्माण की योजना। गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी। बैगन की रोगरोधी किस्में करती हैं म्लानी रोग से बचाव। और अब समाचार विस्तार से। डेयरी उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें से एक है दुधारू मवेशी पालन की लघु योजना के साथ वर्मी कंपोस्ट निर्माण की योजना। इस योजना की इकाई लागत मूल्य 20,000 रुपए है। इनमें सरकार द्वारा 25% का अनुदान दिया जाता है। पशुपालकों के लिए चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजनाओं में एक है दुधारू मवेशी पालन योजना के साथ वर्मी कंपोस्ट निर्माण की योजना। इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किया जाता है और लाभुक के रूप में प्रगतिशील किसान, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, दुग्ध सहकारी समितियां, दुग्ध संघ या दुग्ध महासंघों में से चुनाव किया जाता है। केंद्र ने गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 40 रुपए की बढ़ोतरी करके 210 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये मूल्य चीनी सीजन के लिए होगा। गन्ने का यह नया मूल्य पूरे देश में समान रूप से लागू होगा और चीनी मिलें भी इसी मूल्य पर किसानों से गन्ना की खरीदारी करेंगी। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान परिसर में स्वर्णरेखा कृषक भवन कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार श्री तारिक अनवर ने स्वर्णरेखा कृषक भवन का उद्घाटन किया और किसानों को संबोधित करते हुए कहा, कृषक भवन का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस कृषक भवन से जो खास तौर पर किसानों के लिए बनाया गया है, कृषि विभाग का, कृषि मंत्रालय की ये कोशिश है कि हम किसी भी प्रकार की स्थिति अगर हमारे सामने आती है, कोई भी चुनौती आती है, प्राकृतिक चुनौती आती है, तो उसका सामना करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। और उसी उद्देश्य से हमारे वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। वहीं इस अवसर पर राज्य के विभिन्न क्षेत्र से आए कई किसानों को भी सम्मानित किया गया। राज्य में कृषि के विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कृषि सचिव AK सिंह ने कहा, अगले वर्ष के लिए हमने 100 करोड़ की योजना तैयार की है। इस मिशन के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत बहुत से योजनाएं हैं। कोल्ड स्टोरेज की योजना है, नर्सरी की योजना है, अपनी किसान अपनी ज़मीन पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। हमने काजू का प्लांटेशन पूरे राज्य में करवाया, जिसकी वजह से भारत सरकार ने इस राज्य को काजू उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रगति करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कृत किया। आज 13,000 हेक्टेयर में राज्य में काजू की खेती हो रही है और राज्य एक काजू उत्पादन में अग्रसर प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। बैगन फसल में मलानी रोग होने पर पानी की कमी न होने पर भी पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। बैगन को इस रोग से बचाने का सबसे कारगर उपाय है रोगरोधी किस्मों का चयन। 3 साल तक खेत में सोलेनेसी कुल की सब्जी लगाने से बचना और खेत में गोबर की सड़ी खाद और करंज की खल्ली मिलाना। बैगन में मलानी रोग लग जाने से जड़ें काली हो जाती हैं और पर्याप्त पानी रहने के बावजूद पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। बैगन फसल को इस रोग से बचाने के लिए रोगरोधी किस्में जैसे स्वर्णश्री, स्वर्णमणि, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण प्रतिभा, अर्का निधि और अर्का केशव लगाएं। साथ ही
फसल चक्र में 3 साल तक सोलेनेसी कुल की सब्जियां नहीं लगाएं। इसके अलावे गर्मी के दिनों में खेत की 15 से 18 सेंटीमीटर की गहरी जुताई करके खेत को खुला छोड़ दें। फूलों की खेती विशुद्ध व्यावसायिक खेती है और वर्तमान समय में ये बहुत अच्छी आमदनी देने की क्षमता रखता है। राज्य के किसान रजनीगंधा फूल के बेहतर उत्पादन पाने के लिए इसके उन्नत प्रभेद रजत रेखा, प्रज्वल सिंगल और सुवासिनी डबल लगाएं। खोआ मेकिंग मशीन नाम से स्पष्ट है खोआ बनाने वाला यंत्र। गौपालन या दूध उत्पादन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए खोआ मेकिंग मशीन बहुत ही उपयोगी साधन है। इससे खोआ बनाने में ईंधन, श्रम और समय तीनों की बचत होती है। आमतौर पर दूध की ज्यादा मात्रा को चूल्हे की आंच पर कई घंटे तक खौलाने और सुखाने के बाद खोआ बनाया जाता है। ये पारंपरिक तरीका है और इस विधि में काफी समय, श्रम और ईंधन लगता है। लेकिन खोआ मेकिंग मशीन एक आधुनिक यंत्र है जो बहुत आसानी से कम समय में खोआ तैयार कर देता है। दूध से खाद्य पदार्थ बनाने वाले व्यवसायियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी साधन है। प्रगतिशील किसान वो होता है जो न सिर्फ खुद तरक्की करता है बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी तरक्की का रास्ता खोलता है। आज जो किसान हमसे मिलने वाले हैं उनकी सफलता और प्रगतिशीलता का यही अर्थ है कि वो जो कुछ भी खेती के बारे में जानते हैं वो दूसरों को भी बताते हैं और जो भी जानना चाहते हैं वो दूसरों से सीखते हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे किसान से जो विशुद्ध व्यावसायिक खेती से जुड़े हुए हैं। ये हैं सराय टोले के कृष्णा सिंह, जो बहुत बड़े भूभाग में लाह की शानदार खेती कर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनके लाह उत्पादन के बारे में। ये लाह का उपयोग बहुत चीज़ में होता है, जैसे चूड़ी उड़ी बनता है, फिर कपड़ा में इसका रंग पेंट होता है और टेबल कुर्सी में भी इसका जो रंग जो होता है वो पेंट किया जाता है लाह से। और थाली का बर्तन जो होता है उसमें भी इसका पेंट चढ़ाते हैं। और आजकल जो लिपस्टिक जो मुँह में लगाते हैं होठ साहब में, उसका भी लाह से इसी से प्रयोग किया जाता है, वो बनता है। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों की अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह दर्ज किए गए। रांची अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9.8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2050 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2200 रुपए, चावल उत्तम 2300 रुपए से 2500 रुपए, गेहूं 1550 रुपए से 1650 रुपए, चना 4700 रुपए से 4900 रुपए, दाल अरहर 6700 रुपए से 5900 रुपए, दाल मसूर 4300 रुपए से 4500 रुपए, दाल चना 5600 रुपए से 5900 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से 10,100 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3400 रुपए, आलू 600 रुपए से 700 रुपए और प्याज 2000 रुपए से 2100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो आपने देखा अभी कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने बहुत सारी जानकारियां ली कृषि जगत के बारे में। साथ ही आपने मौसम के मिजाज के बारे में जाना और मंडी के भाव के विषय में जाना। और अब बारी है आपको जानकारी देने की, लेकिन जानकारी से पहले यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है,
अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे विराम में जाने से पहले हमने आपको कहा था कि हम आपको जानकारी देंगे, तो बिल्कुल वक्त हो गया है आपको जानकारी देने का। और आज की जानकारी है श्री विधि से किस तरह से हम खेती करते हैं। और अब तक आपने श्री विधि से धान की खेती तो की होगी और उससे काफ़ी लाभ भी कमाया होगा, लेकिन अब इसी विधि को यानी श्री विधि के द्वारा हम गेहूँ की खेती करने की विधि बताएंगे। और आपको बता दें कि इसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है किसानों को। सबसे पहले तो ये कि जितना बीज का हम अपना यूज़ करते हैं खेतों के लिए, वहाँ पर उतना बीज नहीं लगता। कम से कम बीजों में आप ढेर सारा फसल प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इसके लिए हमारी जो सरकार है बहुत सारा सहयोग दे रहे हैं किसानों को। तो चलिए फटाफट ले लेते हैं ये जानकारी। और ये जानकारी आज हमें दे रहे हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव और उनके साथ है बहुत सारे लाभुक किसान। आज हम आए हुए हैं ओरमांझी प्रखंड के बुंडू ग्राम में और हमारे साथ वैसे सफल किसान हैं जो कि पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए नई विधि द्वारा खेती करने जा रहे हैं और नई तकनीक द्वारा खेती करते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा नाम दीपक उरांव है, ग्राम बुंडू प्रखंड ओरमांझी का रहने वाला हूँ। दीपक जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो खेती आपने की है वो कौन सी विधि के द्वारा की है? श्री विधि के द्वारा। तो ये श्री विधि जो आपने लगाया है, और पहले आप कौन विधि से करते थे? पहले जनरल जैसे तैसे बुआई कर देते थे। तो पहले जब जनरल बुआई करते थे और अभी श्री विधि लगाए हुए हैं, तो ये दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? बहुत फ़र्क है, इसमें बिचड़ा का बचत है। पहले जनरल ये में 65 से 70 केजी लगता था मेरा गेहूँ, अभी 7 केजी यहाँ लगा हुआ, आगे और लगा हुआ, लगभग 18 केजी में। तो ये श्री विधि तकनीक जो आपने अपनाया है, इसकी जानकारी आपको कहाँ से? शिशु संस्थान से। तो शिशु संस्थान के बारे में आपको जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? इधर उधर देखता था खेती करते हुए, उरुका साइड चाहे कहीं भी इधर उधर, तो वही घूमते फिरते देखा। उसके बाद यहाँ भी आए, मिले जुले। तो ये शिशु संस्थान आपको किस तरह से प्रशिक्षित करते हैं? मतलब मीटिंग में बुलाते हैं आप वहाँ? नहीं, या फिर वो लोग खुद आकर के यहाँ करते हैं? ये मीटिंग में हम लोग नहीं जाते हैं, किसान को ऐसा परेशानी नहीं। वो लोग आते हैं, बीच में बताते हैं कि ऐसा खेती करना है। तो जब आप पुरानी परंपरा से पहले खेती करते आ रहे थे और अब जब शिशु संस्थान ने आपको प्रशिक्षित किया है और विशेष तकनीक दी है, तो दोनों खेती में आप कितना अंतर पाते हैं? बहुत का अंतर है। इससे पहले हम धान का खेती किए, हम हाइब्रिड धान लगाते थे, 35 केजी
कितना 3.5 एकड़ में। अभी श्री विधि का ये से पर एकड़ 3.5-4 kg ये में हो जाता है। तो श्री विधि के द्वारा आपने धान लगाया, उसके बाद अभी गेहूँ लगाया। इसमें लेबर कॉस्ट भी बचता है। दीपक जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपको जो ट्रेनिंग देते हैं वो आज आपके साथ मौजूद हैं और आज उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव हुआ। आप किस संस्थान से जुड़े हुए हैं? हम शिशु संस्थान जुड़े हुए हैं। तो आप जो हैं ग्रामीणों को या किसानों को किस तरह से प्रशिक्षित करते हैं? तो मेरे के यहाँ 3 लेवल का काम होता है। पहला लेवल मास्टर ट्रेनर होते हैं, दूसरा लेवल प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, तीसरा लेवल एक कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो हम लोग अपना मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं और उन जाके गांव में प्रोग्रेसिव फार्मर चुनाव करते हैं और उनको ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेन होने के बाद फिर प्रोग्रेसिव फार्मर गांव के किसान को बैठा के ट्रेनिंग देते हैं और उस लेवल पर काम होता है हम लोग के। तो इसमें किस किस विधि को आप नई तकनीक के बारे पहले तो हम लोग शुरुआत में 2008 में गेहूँ की धान पर शुरुआत किए थे, फिर 2010 से गेहूँ पर हम लोग करने लगे। और धान में भी अच्छी बचत होती है, लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा पैदावार होता है और गेहूं में भी 2 से 3 गुना ज़्यादा पैदावार हो रही है अभी। तो अभी के जो किसान हैं जो आपकी संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो उनको आप और कौन कौन सी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं? उनको हम सरकारी रेट पर धान देते हैं और सरकारी रेट पर ही खाद देते हैं। अगर कुछ खेती में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसका हम लोग पूरा देखभाल करते हैं। तो बीच बीच में जब कोई कीट या कोई रोग लग जाते हैं तो आपको इसकी जानकारी किसानों द्वारा दी जाती है और आप उनका निदान नहीं, किसान देते हैं अपने प्रोग्रेसिव फार्मर को देते हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर देते हैं मास्टर ट्रेनर कर, उनके लेवल पर अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो रांची से हम लोग खुद आके इसको देखते हैं, उसका उपचार करते हैं हम लोग। राजेश जी, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपकी जो संस्था है वो इनको किस प्रकार से सुविधा मुहैया कराती है? हमारे क्या 3 लेवल हैं, एक कोऑर्डिनेटर है, एक मास्टर ट्रेनर, एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। कोऑर्डिनेटर मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देते हैं हर चीज़ का, उसके बाद मास्टर ट्रेनर जाते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं। किसी गांव में अगर हम काम करना चाहते हैं, सबसे पहले एक हम संस्था के रूल है, जो भी आदमी मेरा टेक्नोलॉजी जुड़ना चाहेगा उसको 25 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने से फ़ायदा है कि हमको भी फ़ायदा प्लस किसान को भी फ़ायदा है। किसान हक से हमसे हर चीज़ मांग सकता है, हम उसको मेरी उत्तरदायित्व रहेगी उसको हर चीज़ उसको पहुंचाए उसको समय पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसान को 1 एकड़ के लिए 2 किलो बीज हम लोग देते हैं, वो भी हम सरकारी रेट पर ही देते हैं। जो सरकार द्वारा जो भी रेट बंधा हुआ रहता है उस पर हम लोग देते हैं, किसान को देते हैं। उसके साथ हम लोग बेबिस्टिन पाउडर देते हैं, उसके साथ हम लोग रस्सी देते हैं जो लाइन स्विंग करने के लिए देते हैं। उसके बाद किसान को ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, अच्छी तरह से समझाते हैं कि कैसे ट्रेनिंग कैसे होता है। वो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर गांव लेवल पर करते हैं, दिन में हो या रात में हो, जब समय मिले तब करते हैं, क्योंकि दिन में तो कर नहीं पाते हैं क्योंकि सब किसान काम करने चले जाते हैं बाहर। इसलिए शाम को मीटिंग करते हैं गाँव में। मीटिंग करने के बाद फिर खेत में जाके हम लोग फिर किसान को बैठा कर ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, कैसे धान का ट्रीटमेंट किया जाए, ट्रीटमेंट करके किस तरह बिचड़ा किया जाए, बिचड़ करके किस तरह उसको रोपा जाए। ये सब हमारे गांव लेवल पर जो प्रोग्रेसिव फार्मर वो देते हैं। उसके बाद हम लोग समय समय पर बिचड़ा लग गया, धान लग गया, उसके बाद हम लोग उर्वरक खाद हम लोग सरकारी रेट पर ही इन लोगों को देते हैं। देने के बाद अगर मान लीजिए कुछ बीमारी होता है तो प्रोग्रेसिव फार्मर मास्टर ट्रेनर को बताएंगे, मास्टर ट्रेनर फिर कोऑर्डिनेटर को बताएंगे। अगर इन लोगों का आपस में से ठीक हो जाता, नहीं तो फिर रांची से कोई एक आदमी आते हैं, उनको देखते हैं कैसे क्या है, उसके बाद इसको जाके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा कि उर्वरक देते हैं, तो उर्वरक जब खेतों में डालने का समय होता है उसी समय देते हैं? नहीं, गांव में पहले से रहता है, प्रोग्रेसिव फार्मर के रूप में के पास रहता है। उर्वरक का क्या दर निर्धारित? वो सरकारी रेट पर रहता है, जो क्योंकि हमको सरकार द्वारा हमको उसी रेट पर मिलता है, हम लोग पहुँचा देते हैं सरकारी रेट पर। और आपने एक बात कही थी कि रजिस्ट्रेशन करवाने की, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हर जगह का नियम आपका वही है, 25 रुपया है या फिर कोई और? नहीं, हर जगह 25 रुपया है, क्योंकि हम लोग एक आकलन किए थे झारखंड में, हम लोग को लगा कि 25 डिसमिल ज़्यादा किसी खेत नहीं है, एक खेत, तो हम लोग इसे 25 रुपये रखे।
तो कहने मतलब है कि पर डिसमिल 1 रुपया हम लोग कर रहे हैं। अगर 50 डिसमिल खेत है तो 50 रुपया होता है, 100 डिसमिल खेत है तो 100 रुपया होगा। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि इस संस्था के विशेषज्ञ ने जो बताया कि इस तकनीक का क्या लाभ है। अब हम जानते हैं कि यहाँ के जो लाभुक किसान हैं वो इसका उपयोग कैसे करते हैं। इस संस्था से जो भी सामान हमारे यहाँ आता है, पहले तो जब किसान लोग को पहले ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद उसको धान जैसे ही सीजन आ जाने के बाद उसको धान दे देते हैं। पहले धान मिल जाता है, धान मिलने के बाद उसको उपचारित करने की विधि बताते हैं और जितना गांव में है किसान लोग सब आते हैं, या तो उनका घर घर जाकर भी उनको बता दिए जाते हैं कि आप इसमें अगर 2 केजी धान ले रहे हैं तो उसमें आपको कितना मात्रा में बेवेस्टिन देना है, या तो उसको कैसे उपचारित करना है, कितना पानी डालना है, अंडा डालना है, ये सब बता देते हैं हम किसानों को। उसके बाद अंकुरन करने के बाद उसको बिचड़ा छीटेंगे कैसे, इसके बारे में उसको फिर बेड बनाने का बताते हैं किसान को। और बिचड़ा जब तैयार हो जाता है उसके बाद फिर उसको हम रोपने के लिए कितना दिन में रोपा करते हैं वो एक किसान को हम बताते हैं। उसके बाद जब बिचड़ा जब तैयार हो जाता है रोप देने के लिए हमको राशि उसमें संस्था की ओर से मिलता है, जो कि संस्था किसान एक गांव के लिए अगर जैसा वहाँ के रजिस्ट्रेशन के आधार पे हुआ है उस गांव में किसान, उस आधार पे हम लोग राशि देते हैं सब किसान को। सब किसान राशि देने के बाद में उसमें रोपा समय खाद लगता है, तो खाद जो होता है हमको सरकारी दर पे मिलता है, जो कि सब किसान को उस दर पे वितरण करते हैं। उसके बाद जब कुछ दिन हुआ, जब रोपा हरियाली हो गया, तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग बीडर मशीन देते हैं, जो कि खेत में अच्छी तरह से उसमें घास पतवार के लिए निकावन कोड़ावन हो जाए। मोतीराम जी, आपने तो बताया ये कि धान के बारे में, लेकिन अभी हमारे आसपास जितने भी खेत हैं ये गेहूं की फसल लहलहा रही है, तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? गेहूं के बारे में हम यह जानकारी देते हैं कि जितना यहाँ खेत में लगाया हुआ देख रहे हैं लहलाते हुए, इसमें हम किसानों को पहले प्रशिक्षण दिए। प्रशिक्षण में बताया गया कि गेहूं धान की तरह इसमें भी उपचारित करके लगाना है। पहले गेहूं डायरेक्ट गिरा देते थे, लेकिन इसमें अंकुर करके डालने का बताया गया है किसान को। जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे यहाँ गेहूँ सब रोपा किया हुआ गेहूँ है, ऐसे नहीं कि वो गिराया हुआ गेहूँ नहीं है। तो इसलिए इसको श्री विधि से या तो SWI विधि के तहत हम लोग इस गेहूँ को कर सकते हैं। जो गेहूँ अभी हमारे यहाँ जितना किसान लगाए हैं सबका गेहूँ ठीक ठाक ही है, और इसमें हम लोग लाइन स्वाइन करने के लिए रस्सी से बताए। उसके अलावा बीज उपचारित करने के लिए गर्म पानी और गोबर गाय पेशाब ये सब मिला के उसको अंकुरन करके और डालने समय हम लोग खाद भी दिए हैं किसान लोग को। तो इस प्रकार से जब श्री विधि के द्वारा जब गेहूं लगाते हैं और जो पुरानी परंपरा थी हमारे छिड़क करके लगाने में, तो वो दोनों में जो खरपतवार की समस्या आती थी, तो इसमें किस प्रकार से कम होती है? जी, जो इसमें SWI विधि से जो भी गेहूं लगा है उसमें हम लोग इसमें कोड़ कर लेते हैं, ताकि इसमें लाइन स्विंग करके हम लोग जो लगाते हैं उसका दूरी है 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसमें हम अच्छी तरह से उसको कोड़ कर सके। अगर हम ऐसे गिरा देते थे अपने विधि में, उसमें हम लोग कोड़ नहीं पाते हैं, तो वहाँ जो भी घास रहता है वो निकल जाता है, और निकलने के साथ जितना भी एक तरह से होता क्या है कि उसमें कोड़ नहीं करेंगे, जो भी हम खाद डालेंगे तो घास भी उनका आहार ले लेगा कुछ न कुछ। लेकिन हम अगर कोड़ के जो घास है उसको निकाल देते हैं तो जो भी हम खाने के लिए खाद वगैरह जो भी देते हैं सब उनका जो गेहूँ है उसको डायरेक्ट मिलेगा। किसान भाइयों, हमारे साथ एक महिला लाभुक किसान है, आइए जानते हैं उनकी राय इस विधि के बारे में क्या है। हमारा नाम है ननकी देवी। तो गेहूँ तो लगाइए ज़्यादा लगाते रहिए, तो ऐसा तो थोड़ा 7 केजी में पूरा टाइम में हो गए। बीजा भी कम लग है। अब पहले बार तो ज़्यादा लगाया रही और पहले बार भी लगाई रही है गेहूँ, तो वहाँ भी ठीक हो रहा है, तो और ज़्यादा लगाए है एगो टाइम में। टीकर से तो कितना लाभ हो गेहूँ तो नहीं लगाते रहिए, तो अगले साल लगा लिए तो ठीक हो रहा है। 3 साल भी फिर और ज़्यादा लगाए है। मैंने पहले जो लगता था और अब श्री विधि से जो लगा है, तो दोनों के बीच में कितना लाभ हो जाए? अभी तो ढेरे तनी ज़्यादा होले और 6 महीना खाए के जैसन पूरत रहे, मगर इन साल पूरा 12 महीना खाए ले पूर गए पहले से लाभ। हाँ, और गेहूँ भी ठीक है ठाक। हाँ ठीक है, और अखन साल भर तो खा लिए अगले साल वाला, और अभी फिर लगा ले। राजेश जी बताइए कि हमारे खेत में जो गेहूँ के फसल लहलहा रही है, तो ये
अभी के स्टेज में हमारे किसान भाई इसकी कैसे देख? अभी केवल इसमें कुछ करना है, गेहूँ तो ठीक ही है, केवल कोड़ी कर देना होगा। कोड़ी करके और यूरिया छीट देने के पर गेहूँ ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही भी हो सकता है, क्या है कि कोड़ी तो होगा ही होगा, इसमें अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिंचाई। क्या है कि बाली निकलने टाइम हुआ है अभी, अगर इसको सिंचाई नहीं देते हैं तो इसमें जो भी बाली निकलेगा उसमें दाना भरपूर नहीं आएगा, और भरपूर नहीं आएगा तो फिर किसान का सारा जो उपजा उत्पादन जो होता है वो एकदम लो हो जाएगा। इसलिए सिंचाई के साथ इसमें थोड़ा मात्रा में यूरिया डाल के सिंचाई कर दे, बाली में इसका काफ़ी उसका प्रभाव पड़ जाएगा। किसान भाइयों, हमारे साथ एक नवयुवक किसान है, आइए जानते हैं कि उनका इस नई तकनीक की जो विधि आई है उसके बारे में क्या नज़रिया है। जी, मेरा नाम मनोज राव है और हमने पिछले साल देखे कि जो आसपास में जो लगाते थे, गेहूं लगाते थे, वो बहुत अच्छा फसल हुआ। तो पापा भी बहुत खेती करते थे, लेकिन उतना अच्छा फसल ये उपज नहीं होता था। लेकिन इस बार हम लोग लगाए, देखे कि बहुत अच्छा ये फसल बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। इसे पता चल रहा है कि बहुत अच्छा फसल होगी। तो मुझे लगता है कि कृषि करके भी बहुत ज़्यादा आमदनी कमाया जा सकता है, बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। आपकी पढ़ाई लिखाई किस स्तर पर चल रही है? जी, मेरा पढ़ाई अभी IAS सेकेंड ईयर है संत जेवियर्स कॉलेज से। तो अब आप बताइए कि पहले जो खेती होती थी जी, अब देखते आ रहे हैं बहुत दिन से, और अभी जो नई तकनीक आ रही है जी, इन दोनों के बीच जब खेती होती है जी, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है? जी, अभी पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि पहले जो है कि हम लोग का बहुत ज़्यादा गेहूँ लग जाता था और लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन अब वो नहीं रहा। अब ये श्री विधि के माध्यम से बहुत कम खर्चा में और आज बहुत अच्छा उत्पादन हुआ। हम लोग का धान भी बहुत ये हुआ, पहले एक छटका होता था, अब 2 छटका पर धान हुआ। इससे देख के लगा कि हाँ, श्री विधि वाकई में ये बहुत कारगर है, बहुत अच्छा है, इसलिए अब हम लोग गेहूं भी लगाए हैं। और जो हमारे विशेषज्ञ ने बताया उसका अगर उचित ध्यान देते हैं और देखभाल जिस प्रकार से उन्होंने बताया उसकी आप उपयोगिता करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरह से इस विधि का प्रयोग कर हम बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, वो भी चंद पैसे खर्च करके। तो फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही, और जाने से पहले आपसे यही कहेंगे कि आप फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो किसान मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले बार फिर आएंगे और बहुत सारी जानकारी देंगे आपको, ताकि आप उससे जानकर आप भी बहुत सारे लाभ बहुत कम समय में अपना सके और कमा सके। तो आज के लिए पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।